सभी शिक्षार्थियों एवं श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं शुभांकर शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन विभाग से। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि ये गांधी जयंती के अवसर पर एक श्रृंखला चलाई जा रही है गांधी जी के विचारों को लेकर, तो जिसके क्रम में ये 5वां एपिसोड है, गांधी जी और विज्ञान और तकनीक। गांधी जी का विज्ञान और तकनीक के विषय में क्या सोचना था, उनकी क्या समझ थी, इसके संबंध में आज अब हम बात करेंगे। आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं। साथियों, गांधी जी के बारे में इस पे शायद थोड़ी चर्चा कम होती है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जब बात आती है, गांधी जी से जोड़ा जाता है विज्ञान और टेक्नोलॉजी को, तो जनरली उनकी जो कुछ पहले के जो विचार थे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, जैसे उनका चरखा चलाना, चरखे का इस्तेमाल करना और सूत कताई वाला सारा वो है, सारी बातों को बताना कि कैसे हम आत्मनिर्भर बने और कैसे आत्मनिर्भर बन के हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। तो चूंकि ये चरखा काटने वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जैसे एक प्रिमिटिव एज से जुड़ता है कि इंसान जब सभ्य होना शुरू हुआ, जब से एक समाज में रहने वाली बात आई, तो कपड़े पहनने की जरूरत महसूस हुई, उस समय से चरखा को जोड़ के देखा जाता है। लेकिन इन सब विचारों के बावजूद भी गांधी जी ने साइंस और तकनीक के विषय में बहुत कुछ बोला है अपने जीवन में, जिसमें आगे के क्रम में बताऊंगा वो उन्होंने कब कब क्या क्या चीजें बोली हैं। कई सारे लेटर उनके हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी उनके कई सारे लेटर्स में उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ था, वो भी हम बात करेंगे आगे। तो महात्मा गांधी के जीवन के जो पहले 50 वर्ष थे, वो विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण खोजों के साथ मेल खाते थे। और जैसा कि मैंने बताया कि गांधी जी के विचार और तकनीक पे, विज्ञान और तकनीक पे क्या विचार थे, इस संबंध में बात करने के लिए मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि जो उस 20वीं सदी के जो सबसे महान साइंटिस्ट थे, वो तो आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन के उस कोट के माध्यम से मैं गांधी जी के बारे में बात करना शुरू करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाली नस्लें शायद विश्वास नहीं कर पाएंगी। 1944 में कहा था आइंस्टाइन ने उनके बारे में कि आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मान से बना कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पे चलता फिरता था। और उन्होंने आगे ये भी लिखा था कि अपने राष्ट्र का एक ऐसा लीडर जिसे बाह्य शक्ति का सहारा प्राप्त नहीं था, एक ऐसा राजनेता जिसकी सफलता किसी प्रयोजन या तकनीक पर निर्भर नहीं बल्कि मात्र उसके व्यक्तित्व की प्रभावी शक्ति पर है, एक ऐसा संघर्षकर्ता जिसने शक्ति के प्रयोग से नफरत की, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में प्रबुद्धता और स्वभाव में शालीनता थी, जिसने अपनी संपूर्ण क्षमता अपने राष्ट्र के कल्याण पर लगा दी और इस तरह सदैव के लिए उत्कृष्ट हो गया। तो ये आइंस्टाइन, जो उस सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनके विचार थे गांधी जी के बारे में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी जी का प्रभाव किस स्तर का था। बहरहाल, जहां तक गांधी जी के विचारों की बात हम करते हैं, तो जैसा कि मैंने बोला कि गांधी जी के जो पहले 50 वर्ष थे जीवन के, वो उस समय के विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण खोजों के साथ मेल खाते थे। गांधी जी के जन्म से पहले के दशक में, मोटे तौर पे 1860 के दशक में, माफ कीजिएगा 1860 के दशक में डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत प्रचलित हुआ। फिर प्रकाश की प्रकृति को प्रकट करने के वाले विद्युत चुंबकत्व के नियम और सभी रासायनिक तत्वों को व्यवस्थित करने वाली आवर्त सारणी में कुछ प्रमुख बदलाव देखे गए। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में कूदे, तब तक क्वांटम भौतिकी और सापेक्षता के सिद्धांत के रोमांचक विचार ब्रह्मांड के मूलभूत रहस्यों को उजागर कर रहे थे। इस कठिन समय में रहने के बावजूद गांधी जी ज्वार के साथ बिल्कुल नहीं बहे जो हवा चल रही थी। अधिकांश भाग के लिए वह अपने युग की वैज्ञानिक उपलब्धियों से काफी हद तक असंबद्ध थे। लेकिन 1909 में जो उनकी प्रकाशित हिंद स्वराज है, उसमें उन्होंने बात की कि विज्ञान और आधुनिक मशीनरी पर उन्होंने टिप्पणी की कि जिससे हमें पता चल जाता है कि वे विज्ञान के जो बहुत उत्साही अनुयायी नहीं थे और बहुत संशयवादी नहीं थे। लेकिन आगे के वर्षों में जैसे जैसे उनके विचार विकसित हुए, फिर गांधी जी का एक अलग पक्ष देखने को मिलता है। अगर गांधी के जीवन का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है तो एक ऐसे व्यक्ति की सूक्ष्म तस्वीर सामने आती है जो विज्ञान विरोधी नहीं था और इसके विपरीत अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर निरंतर आत्म सुधार की सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक पद्धति के अधीन था।
उनके जन्म के 150 साल बाद गांधीवादी विचार के इस बड़े पैमाने पर उपेक्षित पहलू पर भी फिर से विचार करना बहुत प्रासंगिक हो जाता है। गांधी, जैसा कि हम सभी को पता है कि बहुत विपुल लेखक थे, उन्होंने शायद विज्ञान के महत्वपूर्ण विकास पर कभी टिप्पणी नहीं की, लेकिन जैसा कि उनके जीवन काल में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रारंभिक वर्षों को विज्ञान की उपलब्धियों की तीव्र आलोचना द्वारा चिन्हित किया गया था। सबसे पहले युद्ध और हिंसा के लिए एक साधन बनने के लिए और मानवता को कोई नैतिक सहायता नहीं देने के लिए भी। गांधी बेसिकली गांधी का जो होल सोल आइडिया था विज्ञान को लेकर और तकनीक को लेकर, तो कहते थे इसकी पोजिशनिंग सही नहीं है। तो जो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, वैल्यूज की जो इंस्पिरेशन ली जानी चाहिए, वो लग्जरी से नहीं ली जानी चाहिए। विज्ञान की पोजिशनिंग जो वर्तमान में थी और चल रही थी, आज भी समय में देखा जाए चल रही है, तो उस गांधी को समस्या विज्ञान की पोजिशनिंग से थी, ना कि विज्ञान से थी। जैसे एक इसको सरल शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ, तो जैसे मेडिकल साइंस में बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और जैसे इंटरनेट आया हमारे जीवन में, तो इसने हमारे जीवन को और वो बनाया, सरल बनाया। और मेडिकल साइंस में जैसे कि कई सारी बीमारियां, जो असाध्य बीमारियां थी, उसका निदान आया। तो इस तरीके से गांधी का थोड़ा सा मानवतावादी पक्ष विज्ञान में बहुत सबल था। और 1909 में इंडियन ओपिनियन में गांधी जी लिखते हुए टिप्पणी भी करते हैं कि अद्भुत खोजों और विज्ञान के अद्भुत आविष्कारों के बारे में सेखी बघारना निसंदेह अपने आप में अच्छे ही होंगे, आखिरकार एक खाली घमंड है। वे संघर्षरत मानवता के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं देते हैं। तो अब इससे हमें समझ बनती है कि उनका कहना था कि भाई विज्ञान से कोई समस्या नहीं, लेकिन उसकी पोजिशनिंग जो है वो गलत है। तो हिंद स्वराज में मशीनरी के बारे में उनकी भी एक बहुत कठोर राय है कि मशीनरी ने यूरोप को उजाड़ना शुरू कर दिया है। मशीनरी आधुनिक सभ्यता का प्रमुख प्रतीक है, यह एक महान पाप का प्रतिनिधित्व करता है। अब एक जगह गांधी जी ये बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब उनकी राय विकसित होती है समय के साथ। तो जब राय विकसित होती है, तो उन्होंने विज्ञान की बजाय विज्ञान की गलत प्राथमिकताओं की आलोचना की। जैसा कि मैंने बोला कि विज्ञान की जो प्राथमिकताएं हैं हमारे समाज में या पूरी दुनिया में, उससे गांधी को समस्या थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट अगर गांधी जी देखते तो कभी नहीं कहते कि नहीं ये मतलब विज्ञान का काम अच्छा नहीं, या मतलब ये कहीं से भी जायज नहीं है। तो जैसे उन्होंने टेलीग्राफ की 1940 के आसपास टेलीग्राफ की बड़ी प्रशंसा की। टेलीग्राफ जैसे उन्नत तकनीकें हमारे देश में होनी चाहिए, जैसे कि उस समय टेलीग्राफ एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी माना जाता था उस समय के हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से गांधी के विचार धीरे धीरे विज्ञान को लेकर विकसित हुए। और उसके बाद फिर 1921 में दिल्ली में बोलते हुए उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिकों को प्रेरित करने वाली शोध भावना की प्रशंसा की और कहा, मेरा झगड़ा उस भावना के खिलाफ नहीं है, मेरी शिकायत उस दिशा के खिलाफ है जो भावना ने केवल भौतिक प्रगति के लिए ली है। और उनके इस उदाहरण से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि गांधी जी क्या राय रखते थे विज्ञान को लेकर। लगभग उसी समय गांधी जी ने घोषणा की कि मशीनरी द्वारा कोई गड़बड़ी पैदा नहीं की गई थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह एक मानसिक स्थिति थी जिसे ठीक करना था। जैसे आप आज के दौर में देखते हैं, उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, गांधी ये भी कहते थे कि आपके लिए जितना उचित है अपने जीवन यापन के लिए, प्राकृतिक संसाधन जो भी आपके आसपास मौजूद हैं, जो प्रकृति ने आपको दिया है, उसमें यदि आप अपने जरूरतों के हिसाब से ले लेते हैं अपनी आवश्यकता भर, तो प्रकृति आपको सदैव देती रहेगी। वो जैसे आज के समय में हम पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, तो गांधी का एक पक्ष अगर आप देखें बिल्कुल एडवांस लेवल पे कि पर्यावरणविद के रूप में उनकी जो फिलॉसफी थी वो कैसी थी, तो यहां से उनका एक पक्ष पर्यावरणविद के रूप में निकलता है जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरी शिकायत उस दिशा के खिलाफ है विज्ञान की जिसमें भावना ने केवल भौतिक प्रगति के लिए वो दिशा पकड़ ली है। लगभग उसी समय गांधी जी ने घोषणा की कि मशीनरी द्वारा कोई गड़बड़ी पैदा नहीं की गई थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। यह एक मानसिक स्थिति थी जिसे ठीक करना था, क्योंकि हमारी जो अप्रोच होगी उसी तरीके से हम इन्वेंशंस करते हैं। उनका बेसिकली ये कहना था। यह विज्ञान और मशीनरी के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतीक था। और 1929 में गांधी जी ने आविष्कारकों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें कच्चे कपास को सूत में बदलने वाली चरखा मशीन डिजाइन करने के लिए 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ ये घोषणा हुई थी कि अगर कोई कच्चे कपास को सूत में बदलने वाली कोई चरखा मशीन डिजाइन करेगा तो उसको 1 लाख की पुरस्कार राशि मिलेगी। यह मशीन भारतीय हथकरघा बुनकर को ब्रिटेन की कपड़ा मिलों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। शायद यह एक स्पष्ट व्याख्या कि 1925 में त्रिवेंद्रम में
छात्रों के लिए उनका संबोधन था कि यह भारत में एक आम अंधविश्वास है और भारत के बाहर और भी अधिक है कि मैं विज्ञान का विरोधी हूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया त्रिवेंद्रम में 1925 में कि मैं विज्ञान का विरोधी हूं, एक अंधविश्वास है भारत में बाहर के बाहर, और मैं दुश्मन हूं। इस चरित्र के आरोप से ज्यादा सच्चाई से दूर कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब इस तरह का जो आरोप है उनके ऊपर लगाया जा रहा है उसमें सच्चाई का कोई अंश नहीं है। हालांकि यह पूरी तरह से सच है कि मैं विज्ञान का प्रशंसक नहीं हूं। मुझे लगता है कि हम विज्ञान के बिना नहीं रह सकते अगर हम इसे सही जगह पर रखते हैं तो। अब तक गांधी विज्ञान के साथ सह अस्तित्व में विश्वास करते थे यदि वह मानवता को विकृत नहीं करता है तो। गांधी जी कहते थे कि विज्ञान के साथ सह अस्तित्व बनाया जा सकता है यदि वह मानवता को विकृत नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से गांधी जी ने अलग अलग समयों में अलग अलग उदाहरण दिए। फिर उसके जैसे त्रिवेंद्रम में बोलने के 2 साल बाद 1927 के आसपास उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान में उन्होंने दलितों के लाभ के लिए विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि जैसे आपकी प्रयोगशालाओं में कुछ प्रयोग पूरे 24 घंटे तक चलते हैं, वैसे ही अपने दिल में बड़े कोने को हमेशा के लिए रहने दें, लाखों गरीबों के लाभ के लिए बिल्कुल गर्म। कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा था कि आप प्रयोगशालाओं में प्रयोग करिए, 24 घंटे तक प्रयोग चलते रहे, लेकिन उसका जो प्रयोगों का जो एक पक्ष है वो मानवीय पक्ष बचा रहना चाहिए आपके दिल के कोने में। उन्होंने पीसी रे रसायनज्ञ और उस उद्यमी का हवाला दिया था, उसमें पीसी रे रसायनज्ञ हुआ करते थे। समाज की प्रगति के साथ विज्ञान को संरेखित करने के लिए एक मॉडल के रूप में उन्होंने एक योजना बनाने का प्रस्ताव रखा था। वास्तव में गांधी चाहते थे कि विज्ञान मानवता की दबाव वाली चिंताओं का संज्ञान ले। मूलभूत रूप से यदि उनके शब्दों ने वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में एक मानवीय शक्ति की कमी के बारे में संदेह व्यक्त किया तो उनके कार्य अक्सर वैज्ञानिक प्रक्रिया की याद दिलाते थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने किसी भी प्रकार की हठधर्मिता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हिंद स्वराज के पाठक के लिए जो उनकी किताब है, शुरुआती नोट कहता है कि मैं सुसंगत दिखने के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं। सत्य की खोज में मैंने कई विचारों को त्याग दिया है और बहुत सी नई चीजें सीखी हैं। मुझे जिस चीज से सरोकार है वह है सत्य की पुकार का पालन करने की मेरी तत्परता। विचारों को त्यागने का अभ्यास, यदि वे तथ्यों के साथ असंगत हैं, और नई चीजें सीखना विज्ञान में प्रक्रियाओं को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। गांधी विज्ञान को उसके रास्ते में नहीं रोक रहे थे, बल्कि केवल उन वैकल्पिक दिशाओं की ओर इशारा कर रहे थे जहां मानवतावाद को प्राथमिकता मिली। तो इस तरीके से उनके पूरे विचार निकल के आते हैं थ्रू आउट उनकी लाइफ, जितने समय समय पर। और 1945 के आसपास जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति की तरफ लगभग बढ़ चुका था, लगभग ये स्पष्ट होने लगा था कि अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है हमको आज़ाद होने में, तो उनके कुछ नेहरू जी के साथ कुछ पत्राचार हुए थे, जिसमें नेहरू जी क्या थे कि वो यूरोपियन या पश्चिमी औद्योगिकरण की जो पूरी धारा थी, जो पूरा विचार था, उसके एक तरह से प्रबल समर्थक थे कि औद्योगिकरण ऐसे होना चाहिए। और उनको कहीं न कहीं लगता था कि गांधी जी शायद इसको सहमति नहीं देंगे। लेकिन गांधी जी ने फिर अपने कई पत्रों में नेहरू जी को बताया, जिसकी कुछ एक पत्र है जिसकी मैं 1945 में गांधी जी ने नेहरू जी को लिखा था, तो उन्होंने अपनी राय जाहिर की थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि व्हाइल आई एडमायर मॉडर्न साइंस, आई फाइंड दैट इट इज द ओल्ड लुक दैट इन द ट्रू लाइट ऑफ मॉडर्न साइंस विच शुड बी रीक्लोथ्ड एंड रीफैशन्ड। तो कहने का मतलब था कि जिस तरीके से साइंस को समझा जा रहा था, जिस तरह से साइंस के उद्देश्यों को समझा जा रहा था, जिस तरह से साइंस के उद्देश्यों को फिगर आउट किया जा रहा था, रेखांकित किया जा रहा था, गांधी जी ने कहा था कि इसको रीक्लोथ्ड और रीफैशन्ड करना बहुत आवश्यक है। इसके जो पूरा चरित्र है इसका बदलना जरूरी है, वो जिसमें कि मानवतावादी पक्ष का जो है वेटेज एक तरह से कह सकते हैं ज्यादा होना चाहिए। और उसमें आगे उन्होंने लिखा कि यू मस्ट नॉट इमेजिन दैट आई एम इन्विजनिंग अ विलेज लाइफ एज इट इज टुडे। मतलब जो आज के ग्रामीण जो व्यवस्था है, जैसे गांव है, तो मैं ये बिल्कुल आप मत इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि मैं उनको इस तरीके से इमेजिन करता हूँ। द विलेज ऑफ ड्रीम इज स्टिल इन माई माइंड इज वेरी डिफरेंट। आफ्टर ऑल एवरी मैन लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ हिज ड्रीम। माई आइडियल विलेज ऑफ फ्यूचर will contain intelligent human being. They will not live in dirt and darkness. Men and women will live in freedom and be able to face the world. तो दोस्तों, ये गांधी जी की और राय विज्ञान और तकनीकी के बारे में संक्षिप्त में मैंने ये प्रस्तुत की आप सबके समक्ष। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 5 एपिसोड में हमारे श्रोताओं को और शिक्षार्थियों को जरूर कुछ न कुछ बेहतर सुनने को मिला होगा। इससे काफ़ी प्रेरणा भी मिलेगी। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समापन करता हूँ।
धन्यवाद, नमस्कार।